हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर फिजिक्स चॉइस यूट्यूब चैनल एंड माय नेम इज़ रुपिंदर। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले हैं, रेडियो एक्टिविटी, डीके लॉ एंड अल्फ़ा बीटा गामा डीके प्रोसेसेस के बारे में। अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके, चाहे हम नीट जे या फिर एम्स लेवल की बात करें, और उसी लेवल के न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो स्टार्टिंग करते हैं हम फर्स्ट न्यूमेरिकल से। हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल होगा, अगर कोई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है और वो डीके करता है। अगर X कोई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है और ये डीके होता है किसी डॉटर न्यूक्लियाई में, और वो डॉटर न्यूक्लियाई होगा X1। एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस डीके होता है X1 में, एंड ड्यूरिंग दिस डीके अल्फा डीके अकर्स। इस डीके के दौरान अल्फा डीके होता है, अल्फा पार्टिकल का एमिशन होता है। अगर ये X1 दोबारा से डीके होगा, बिकॉज दिस X1 इज नॉट स्टेबल, ये X1 स्टेबल नहीं है, दोबारा से इसके अंदर डीके होगा। अगर यहाँ पे हम मान लेते हैं बीटा माइनस डीके होगा और ये X1 न्यूक्लियाई कन्वर्ट हो जाता है X2 न्यूक्लियाई में आफ्टर बीटा माइनस डीके। आपको बताए गए थे बीटा डीके 2 टाइप के होते हैं, एक बीटा माइनस होता है, एक बीटा प्लस होता है। X2 भी स्टेबल नहीं है, अगर ये फर्दर स्प्लिट होता है, फर्दर डीके होता है किसी नए न्यूक्लियाई X3 के अंदर, और यहाँ पे होगा अल्फा डीके, एंड देन X3 इज इन एक्साइटेड स्टेट, ये X3 में कन्वर्ट होगा ड्यूरिंग गामा डीके। X4 मान लेते हैं कि ये X4 में कन्वर्ट होगा आफ्टर गामा डीके। और हमसे पूछा गया है, अगर ये स्टार्टिंग वाला न्यूक्लियाई, इसका एटॉमिक नंबर हमें 72 दिया जाए और इसका मास नंबर 180 दिया गया है। एटॉमिक नंबर आपको 72 दिया गया है, मास नंबर 180 दिया गया है, और एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर पूछे गए हैं X4 न्यूक्लियाई के केस में। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर Z और A की वैल्यू क्या होगी X4 के लिए आफ्टर दिस चेन डीके रिएक्शन। X4 के लिए वैल्यू हमें बतानी है, तो स्टार्टिंग कैसे करना है। अल्फ़ा डीके जब भी होगा, अल्फ़ा डीके के अंदर Z की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है Z-2 में, और A की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है A-4 से। मीन्स मास नंबर रिड्यूस्ड बाय 4 एंड एटॉमिक नंबर रिड्यूस्ड बाय 2 ड्यूरिंग अल्फ़ा डीके। अगर हम बीटा माइनस डीके की बात करें, बीटा माइनस डीके के अंदर इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है एंड एटॉमिक नंबर इज कन्वर्टेड इनटू Z+1। हम बोल सकते हैं एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है 1 से, वाइल मास नंबर रिमेन्स सेम, मास नंबर हमारा सेम रहता है। चलिए यहाँ पे तो बीटा माइनस दिया गया, अगर यहाँ पे बीटा प्लस दिया होता तो क्या होता है, Z होता है Z-1 में। मीन्स एटॉमिक नंबर रिड्यूस बाय 1 ड्यूरिंग बीटा प्लस डीके एंड मास नंबर रिमेन्स सेम। मास नंबर दोनों में ही सेम होगा, चाहे वो बीटा माइनस डीके हो चाहे वो बीटा प्लस डीके हो। ड्यूरिंग गामा डीके, गामा डीके के ड्यूरेशन में ना तो एटॉमिक नंबर में कोई चेंज होता, ना ही मास नंबर में कोई चेंज होगा। मीन्स एटॉमिक एंड मास नंबर रिमेन्स सेम ड्यूरिंग गामा डीके। गामा डीके के दौरान क्या होता है, अगर कोई न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में है तो वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ जाता है, बट उसके एटॉमिक और मास नंबर एज इट इज़ रहेंगे, साथ में एनर्जी का रिलीज होता है। तो जब एनर्जी का रिलीज होगा तो वो न्यूक्लियस ग्राउंड स्टेट में आएगा और स्टेबल हो जाता है। हमें X4 के लिए कैलकुलेट करना है, तो सिंपली देखिए यहाँ से हम देख सकते हैं, अगर अल्फ़ा डीके होगा, इसका एटॉमिक नंबर 72 होगा, तो 72 में से 2 को अगर माइनस करेंगे और 180 में से 4 को हम माइनस करते हैं तो यहाँ पे आता है 176। उसके बाद होगा बीटा माइनस डीके। बीटा माइनस के अंदर Z की वैल्यू हो जाती है Z+1, मीन्स 70 हो जाएगा 71 यहाँ पे, और A रिमेन्स सेम 176 हमारा एज इट इज़ रहता है बीटा माइनस डीके के अंदर। अगेन अल्फ़ा डीके हो रहा है, इस अल्फ़ा डीके के दौरान 71 माइनस 2 यहाँ पे हो जाएगा 69, और इसमें से हम 4 को माइनस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 172, यहाँ पे आ जाता है 172। अगर हम फोर्थ केस की बात करें, यहाँ पे हो रहा है गामा डीके। इस गामा डीके के ड्यूरेशन में क्या होगा, जो एटॉमिक नंबर और मास नंबर होते हैं वो एज इट इज़ रहेंगे, यहाँ पे 69 एज इट इज़ रहेगा और 172 हो जाएंगे।
तो हमसे यही चीज़ पूछी गई थी कि जो X4 न्यूक्लियाई है उसका मास नंबर और एटॉमिक नंबर की वैल्यू कितनी होगी। सो X4 न्यूक्लियाई के लिए एटॉमिक नंबर हो जाएगा 69 एंड मास नंबर की वैल्यू होती है 172। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल था। इसके बाद चलेंगे हम सेकेंड न्यूमेरिकल की तरफ। सो सेकेंड न्यूमेरिकल इज a radioactive nucleus, initial mass number A and atomic number Z, emits 3 alpha particles and 2 positrons. The ratio of number of neutrons to that of protons in the final nucleus will be। एक रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस है जिसका इनिशियल मास नंबर A और एटॉमिक नंबर Z होगा। फॉर एग्जांपल X हमारा वो इनिशियल न्यूक्लियाई है जिसका एटॉमिक नंबर Z और मास नंबर A है। ये 3 टाइम्स अल्फा डीके करता है और 2 टाइम्स पॉजिट्रॉन को एमिट करता है। 2 टाइम्स पॉजिट्रॉन को एमिट करेगा और 3 टाइम्स अल्फा पार्टिकल को एमिट करता है। अब देखिए कंडीशंस क्या होती हैं अल्फा एमिशन और पॉजिट्रॉन के केस में। जब भी अल्फा पार्टिकल का एमिशन होगा एटॉमिक नंबर रिड्यूस हो जाता है 2 से और मास नंबर रिड्यूस हो जाता है 4 से। एटॉमिक नंबर रिड्यूस हो जाएगा 2 से और मास नंबर रिड्यूस हो जाता है 4 से। अगर हम पॉजिट्रॉन की बात करें, पॉजिट्रॉन का जब एमिशन होता है उसको बीटा प्लस डीके बोलते हैं। बीटा डीके 2 टाइप्स के होंगे, बीटा माइनस एंड बीटा प्लस डीके। बीटा माइनस डीके के अंदर इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है और बीटा प्लस डीके के अंदर पॉजिट्रॉन का एमिशन होता है। पॉजिट्रॉन इज द एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। बीटा प्लस डीके के अंदर Z की वैल्यू कन्वर्ट होती है Z-1 में, मीन्स एटॉमिक नंबर रिड्यूस बाय 1 एंड मास नंबर रिमेन सेम। मास नंबर एज इट इज रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं आता। अब देखिए सिर्फ इन्हीं कंडीशंस को देख के हम आंसर को बता सकते हैं। यहाँ पे अगर किसी न्यूक्लियाई का 3 टाइम्स अल्फा डीके होगा, मीन्स 3 बार उससे अल्फा पार्टिकल्स के एमिशन होंगे, तो ये नए वाला न्यूक्लियस क्या बनेगा। अगर हम सिर्फ 3 टाइम्स अल्फा की बात करें, अगर यहाँ पे कोई वाई न्यूक्लियाई बनता है, नए न्यूक्लियस वाई की फॉर्मेशन होगी, एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा Z-6 और हमारा मास नंबर हो जाएगा A-12। मास नंबर हो जाएगा A-12 क्योंकि एक अगर अल्फा डीके होता है, एक अल्फा पार्टिकल का एमिशन होगा तो A कन्वर्ट हो जाता है A-4 में। अगर 3 टाइम्स अल्फा पार्टिकल्स का एमिशन होगा तो A-4, A-8, थर्ड टाइम में A-12 हमारा मास नंबर हो जाएगा। सिमिलरली Z एक बार होगा Z-2, Z-4 और फाइनल 3 टाइम्स वाले में हो जाएगा Z-6। ये हमारा 3 टाइम्स अल्फा डीके होने के बाद न्यूक्लियस आया है। अगर हम बात करते हैं, ये B मान लेते हैं, यहाँ पे Y जो है वो 2 टाइम्स पॉजिट्रॉन का डीके करता है, पॉजिट्रॉन को एमिट करेगा, मीन्स बीटा प्लस डीके होता है। तो जो B हमारा नया न्यूक्लियस होगा, न्यू न्यूक्लियाई होगा, इसके एटॉमिक नंबर और मास नंबर की वैल्यू क्या होगी। अगर एक पॉजिट्रॉन का एमिशन होता है, अगर एक पॉजिट्रॉन का एमिशन होगा तो Z की वैल्यू Z-1 में कन्वर्ट होती है, मास नंबर एज इट इज रहेगा। मीन्स इतना तो कन्फर्मेशन है कि चाहे 1 बार हो, चाहे 2 बार, चाहे 3 बार, पॉजिट्रॉन का एमिशन चाहे कितनी भी बार हो, मास नंबर हमारा A-12 ही रहेगा। मीन्स मास नंबर हमारा सेम रहेगा। एटॉमिक नंबर हमारा चेंज होता है, Z-6 होगा -1 2 बार अगर हम करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा Z-8। Z-8 हो जाता है एटॉमिक नंबर और मास नंबर हो जाएगा A-12 आफ्टर 3 टाइम्स ऑफ अल्फा डीके एंड 2 टाइम्स ऑफ पॉजिट्रॉन एमिशन। अभी हमारा फाइनल रिजल्ट आया है B, Z-8 A-12। हमसे पूछा गया है न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो क्या होगी नए न्यूक्लियस के लिए। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स क्या होते हैं, अगर ये कोई न्यूक्लियाई है, एटॉमिक नंबर Z है, मास नंबर A है, Z रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड A-Z गिव्स राइज टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। A-Z हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देता है जबकि Z की वैल्यू हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देती है। तो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो क्या होगी, यहाँ पे न्यूट्रॉन्स क्या होंगे A-12 माइनस Z-8 डिवाइडेड बाय Z-8। इसको सोल्व करेंगे, A-12 माइनस Z+8 डिवाइडेड बाय Z-8। तो सोल्व करने के बाद यहाँ से आंसर होगा
a minus z minus 4 divided by z minus 8. दिस इज अ न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो। तो इस ऑप्शन के इस आंसर के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, a माइनस जेड माइनस 4 डिवाइडेड बाई जेड माइनस 8। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन होता है, ये तो चलो ठीक है 3 टाइम्स अल्फा डीके बोला गया, अगर आपको 10 टाइम्स 20 टाइम्स बोला जाता है तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। इस टर्म को यहाँ से a से क्या होगा, a माइनस 4 में कन्वर्ट होगा, उसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। जैसे पे 3 टाइम्स हो रहा है, a नॉर्मली किस में कन्वर्ट होता है, अगर एक डी का होता है a माइनस 4 में, लेकिन 3 टाइम्स के लिए पूछा गया है तो 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो a माइनस 12 और यहाँ पे 2 का डिक्रीज होगा तो z माइनस 6। इस टाइप से कितनी बार भी अगर हमें अल्फा बीटा गामा चाहे कोई भी डीके दिया गया हो उसके लिए हम आंसर को निकाल सकते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर आपको तीनों केसेस बताए थे, अगर अल्फा डीके होगा, बीटा माइनस होगा और गामा डीके होगा तो उसको हम कैसे सोल्व करते हैं। गामा में a और z का वेरिएशन नहीं होता है, a और z एज इट इज रहते हैं, जबकि अल्फा और बीटा के अंदर चेंज होगा। अल्फा के अंदर a और z दोनों क्वांटिटीज चेंज होती है, बट बीटा डीके के अंदर सिर्फ z की वैल्यू चेंज होगी। बीटा माइनस के अंदर z कन्वर्ट होता है z+1 में, जबकि बीटा प्लस के अंदर z कन्वर्ट होता है z-1 के अंदर, और गामा में दोनों टर्म्स हमारी रहती है फिक्स। तो इसके बाद करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा थर्ड न्यूमेरिकल। सो आवर थर्ड न्यूमेरिकल इज half-lives of two radioactive elements A and B are 20 minutes and 40 minutes respectively. Initially, the sample have equal number of nuclei. After 80 minutes, the ratio of decayed number of A and B nuclei will be. हमसे रेशियो पूछी गई है A और B न्यूक्लियाई की आफ्टर 80 मिनट्स, बट क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, पूछा गया है डिकेड न्यूक्लियाई के केस में। यहाँ पे मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स, वो अनडिकेड के लिए कैलकुलेट कर देते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो अनडिकेड के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है डिकेड न्यूक्लियाई का रेशो, और टाइम आपको दिया गया है 80 मिनट्स के बाद। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल को कैसे करना है, ये न्यूमेरिकल आपका जेईई मेन 2016 में पूछा गया है, और इस टाइप के क्वेश्चंस के फुल चांसेस होते हैं आने के, क्योंकि ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है आपका। तो कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। हाफ लाइफ हमें दी गई है ए न्यूक्लियाई के केस में 20 मिनट्स, हाफ लाइफ ऑफ न्यूक्लियाई बी इज इक्वल्स टू 40 मिनट। हाफ लाइफ दी गई है ए और बी न्यूक्लियाई के केस में, हमसे पूछा गया है कि 80 मिनट के बाद रेशो क्या होगा डिकेड न्यूक्लियाई का। लेकिन एक कंडीशन और दी गई है, इनिशियली सैंपल के अंदर जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं वो इक्वल हैं। कंसीडर किया हमने इनिशियली एन नॉट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे सैंपल के अंदर, initially n naught be the number of nuclei present in the sample। n naught हमारे न्यूक्लियाई थे, और जितने भी न्यूक्लियाई है वो इक्वल होंगे इनिशियली, चाहे वो A हो या फिर B हो। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई फॉर A B आर इक्वल, और इनको हम इक्वल मान लेते हैं n नॉट के। एक वैल्यू हमने कंसिडर कर ली, n नॉट हमारे इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं। पूछा गया है डिकेड न्यूक्लियाई। अब देखिए डिकेड को कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक डीके लॉ आपको बताया गया था, डीके लॉ से हमने रिलेशंस कैलकुलेट किए थे। एन ए इज इक्वल्स टू एन नॉट 1/2 रेज टू द पावर n। डीके लॉ से हमने इस रिलेशन को भी डिराइव किया था। डीके लॉ का जब रिलेशन डिराइव किया उसके बाद ये कंडीशंस आपको बताई थी कि एन ए रिप्रेजेंट करता है अनडिकेड न्यूक्लियाई को। हियर एन ए रिप्रेजेंट द अनडिकेड न्यूक्लियाई, एंड अनडिकेड न्यूक्लियाई इज इक्वल्स टू इनिशियली नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इंटू 1/2 की पावर n। यहाँ पे हमें डिकेड पूछा गया, तो डिकेड क्या होंगे, ओरिजिनल में से अगर हम अनडिकेड न्यूक्लियाई को माइनस कर दें तो हमें डिकेड न्यूक्लियाई की रेशो मिल जाएगी। तो देखिए ये क्या होंगे हमारे पास डिकेड नंबर ऑफ न्यूक्लियाई फॉर ए न्यूक्लियाई,
ये हमारे पास डिकेड न्यूक्लियाई होंगे ए के केस में। ओरिजिनल न्यूक्लियाई में से अगर हम अनडिकेड को माइनस करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है डिकेड न्यूक्लियाई का। तो इनका रेशियो किस किस का हमें बताना होगा, N0 माइनस Na डिवाइडेड बाय N0 माइनस Nb। ये रिजल्ट कैलकुलेट करके हमें बताना है। अनडिकेड नंबर ऑफ ए एंड बी न्यूक्लियाई का रेशियो क्या होगा। सो ए का अनडिकेड न्यूक्लियाई होते हैं N0 माइनस Na, बी के केस में डिकेड न्यूक्लियाई हो जाएंगे N0 माइनस Nb। ये डिकेड होगा और इनका रेशियो हमें कैलकुलेट करके बताना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक फॉर्मूला हमें पता है Na इज इक्वल्स टू N0 1/2 रेज़ टू द पावर n। देखिए इन टॉपिक से रिलेटेड, इन फॉर्मूले से रिलेटेड थ्योरी लेक्चर्स हमने यूट्यूब पे अपलोड किए हुए हैं, आप वहाँ पे जा कर के देख सकते हो कि कैसे डिराइव किया गया है इन फॉर्मूले को और कैसे हमें अप्लाई करना है। Na इज इक्वल्स टू N0 1/2 की पावर n। अगर हम Na के लिए कैलकुलेट करते हैं N0 इंटू 1/2 की पावर n, n की वैल्यू क्या होती है, n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स को, n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स और इसकी वैल्यू होती है t डिवाइडेड बाय t हाफ। इसकी वैल्यू होती है टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ टाइम। अगर हम Na की बात करें, Na इज इक्वल्स टू टाइम, देखिए दोनों के लिए फिक्स है क्योंकि 80 मिनट के बाद पूछा गया है, चाहे हम A की बात करें या फिर B की बात करें, T की वैल्यू हमारी सेम रहेगी। और हाफ लाइफ किसका हो जाएगा, A का हो जाएगा। इसको हम सोल्व करेंगे, 80 डिवाइडेड बाय A के केस में हाफ लाइफ दिया गया है 20 मिनट, सो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा 4। नंबर ऑफ हाफ लाइफ होंगी हमारे पास 4। सिमिलरली NB के लिए जब हम कैलकुलेट करेंगे, T डिवाइडेड बाय T हाफ फॉर B इज इक्वल्स टू 80 डिवाइडेड बाय 40 दैट इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पे नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स हो जाएंगी हमारे पास 2। A की वैल्यू 4 है, यहाँ पे पुट करेंगे Na होगा तो यहाँ पे Na हो जाएगा, इसकी वैल्यू है 4। इसको सोल्व करने से मिलेगा N0 डिवाइडेड बाय 16। Na की वैल्यू आई है हमारे पास N0 डिवाइडेड बाय 16। सिमिलरली अगर हम NB की बात करें तो NB की वैल्यू क्या होगी, N0 1/2 की पावर स्मॉल nb और B के केस में स्मॉल nb की वैल्यू है हमारे पास 2, दैट इज इक्वल्स टू N0 डिवाइडेड बाय 4। Na और NB हमने कैलकुलेट कर लिए हैं, बट हमें जो रिजल्ट निकालना है वो N0 माइनस Na डिवाइडेड बाय N0 माइनस Nb के लिए निकालना है। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, Na की वैल्यू ये आई है। अगर हम N0 माइनस Na की वैल्यू कैलकुलेट करें, N0 माइनस N0 बाय 16, तो ये आ जाएगा हमारे पास 15/16 ऑफ N0, 15/16 ऑफ N0। सिमिलरली N0 माइनस NB की वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे, N0 माइनस N0 बाय 4, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3/4 N0। दोनों को डिवाइड करना है, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, दोनों को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके क्या होगा, 15/16 N0 माइनस Na डिवाइडेड बाय N0 माइनस Na डिवाइडेड बाय N0 माइनस NB। N0 माइनस Na की वैल्यू आई है इक्वेशन 1 के अंदर 15/16 ऑफ N0 और N0 माइनस NB की वैल्यू आई है 3N0/4। N0 से N0 कैंसल आउट हो जाएगा, 3 5 जा 15 एंड 4 4 जा 16, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 5/4। अनडिकेड न्यूक्लियाई A और B की रेशियो इक्वल आई है 5/4 के। हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड वाला, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मिस्टेक कहाँ करते हैं स्टूडेंट्स, ये हमने कैलकुलेट किया है डिकेड न्यूक्लियाई के लिए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अनडिकेड के लिए कैलकुलेट कर देते हैं। मीन्स वो सिंपली Na और Nb इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर देते हैं और यहाँ से आपका आंसर कुछ और आएगा।
हालांकि इन ऑप्शंस के अंदर आपको आंसर मिलेगा आपका, अगर आप अनडिकेड के लिए भी कैलकुलेट करते हो, बट वो आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि आपने राइट मेथड यूज़ नहीं किया है। जो चीज़ें पूछी जाती हैं उन्हीं टर्म्स में हमें आंसर करना होता है। अगर डिकेड पूछा जाएगा तो डिकेड के टर्म्स में, अगर अनडिकेड पूछा होता तो सिंपली हम इतना ही करते, NA और NB दोनों को हम डिवाइड कर देते। तो ये आपका न्यूमेरिकल था, थर्ड न्यूमेरिकल। अब इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे फोर्थ न्यूमेरिकल। Fourth numerical is a radioactive nucleus A with half-life T decays into a nucleus B. At T is equals to 0 time, there is no nucleus of B. At some times T, the ratio of number of B to that of A is 0.3. Then T is given by. इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है? एक रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई A है और दूसरे वाला B है। ए न्यूक्लियाई की जो हाफ लाइफ है वो कैपिटल टी के इक्वल है, हाफ लाइफ टाइम है वो कैपिटल टी के इक्वल होगा। किसी टाइम टी पे नंबर ऑफ बी टू दैट ऑफ ए, बी और ए का हमें रेशो दिया गया है, जो बी और ए न्यूक्लियाई होंगे उनका रेशो दिया गया है 0.3 और टाइम की वैल्यू पूछी गई है कि टाइम कितना होगा। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है आपका। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, हमें कैलकुलेट करनी है टी की वैल्यू। टी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें एक फॉर्मूला पता है, n इज इक्वल्स टू n नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी एंड दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड डीके लॉ। इस फॉर्मूले को हम डीके लॉ बोलते हैं। n इज इक्वल्स टू n नॉट ई की पावर माइनस लेमडा इंटू टी। इस न्यूमेरिकल से हमें t की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। इस डीके लॉ की हेल्प से हमें टाइम को कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे हम कैलकुलेट, इस रिलेशनशिप की हमें हेल्प लेनी है, तभी कंडीशन दी गई है। फॉर्मूला आपको देखना है कि हम कौन सा अप्लाई करेंगे। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, जो कंडीशंस दी होंगी उन्हीं के कोरस्पॉन्डिंग हम फॉर्मूलेज को अप्लाई करेंगे। बट आपको हर एक क्वेश्चन के अंदर कोई ना कोई हिंट जरूर दी होगी जो उस फॉर्मूले को इजी कर देगा और इजीली जो वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है उसको कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे एक कंडीशन दी गई है, अब इस कंडीशन का यूज़ करेंगे और इस फॉर्मूले के अंदर यूज़ करेंगे इस कंडीशन को, तो हम टाइम को इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। तो देखिए NB/NA की वैल्यू दी गई है 0.3, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं जो बी न्यूक्लियाई होगा वो 0.3 टाइम्स होता है ए न्यूक्लियाई के। NB इज इक्वल्स टू 0.3 इंटू NA। और ये चीज़ हमें पता है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो होते हैं ओरिजिनली, इनिशियली टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई को हम N नोट से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दिस N नोट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ A प्लस नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ B। टोटल न्यूक्लियाई होंगे A प्लस B, दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, NA को हम एज इट इज़ रखेंगे, NB इज इक्वल्स टू 0.3 टाइम्स ऑफ NA। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये भी आपको पता चलेगा। इस फॉर्मूले को हमें इजी बनाना है ताकि इजीली हम टाइम की वैल्यू को कैलकुलेट कर पाएँ। इस कंडीशन का यूज़ करके NA प्लस 0.3 टाइम्स ऑफ NA, सो यहाँ से N नोट की वैल्यू हो जाएगी 1.3 NA एंड दिस इम्प्लाइज NA इज इक्वल्स टू N नोट डिवाइडेड बाय 1.3। NA इज इक्वल्स टू N नोट डिवाइडेड बाय 1.3। ये सिंपल कंडीशन है। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई क्या होते हैं, सम ऑफ इंडिविजुअल न्यूक्लियाई जो डीके कर रहे हैं। N इज इक्वल्स टू N नोट ई की पावर माइनस लेमडा टी। अगर हम A के लिए कंडीशन को अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पर रिलेशनशिप हमने A के लिए कैलकुलेट किया है, आप B के लिए भी कर सकते हो। N A यहाँ से अगर हम N B की बजाय यहाँ पे अगर N A को कैलकुलेट करें तो यहाँ पे ये जो टर्म्स आएंगी ये N B के टर्म्स में आ जाएंगी। N B और N नोट का रिलेशनशिप आ जाएगा। कैसे भी आप कर सकते हो इसको। हमने N A को कैलकुलेट किया है, N नोट डिवाइडेड बाय 1.3, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। N इज इक्वल्स टू N नोट डिवाइडेड बाय 1.3 इज इक्वल्स टू N नोट ई की पावर माइनस लेमडा इंटू टी, ई की पावर माइनस लेमडा इंटू टी। अब देखिए यहाँ से N नोट से N नोट कैंसिल हो रहा है,
इसको कैसे सोल्व करते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 1.3 को एज इट इज़ रखना, दैट इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस लैम्डा टी को हम क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय e की पावर लैम्डा इंटू टी, ऐसे लिख सकते हैं। नेगेटिव पावर थी, हम नीचे लेके जाएंगे। ये क्या इंप्लाइज करता है, e की पावर लैम्डा इंटू टी इज इक्वल्स टू 1.3। ये हमारा सिंपल हो गया। टाइम हमें कैलकुलेट करना है, एक्सपोनेंशियल को हटाना पड़ेगा। एक्सपोनेंशियल को हटाने के लिए दोनों तरफ लोगैरिथम लिया जाता है। एक्सपोनेंशियल को हटाने के लिए दोनों तरफ लोगैरिथम लेंगे। लोगैरिथम और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। यहाँ से बचेगा लैम्डा टी, यहाँ पे वैल्यू हो जाती है लोगैरिथम ऑफ 1.3। हमें कैलकुलेट करना है टाइम, दैट इज इक्वल्स टू लोगैरिथम ऑफ 1.3 डिवाइडेड बाय लैम्डा। बट आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शंस में कहीं भी लैम्डा हमें दिखाई नहीं दे रहा। हमें स्मॉल टी और कैपिटल टी के बीच के रिलेशनशिप्स दिए गए हैं, तो हमें क्या करना है, लैम्डा को कैपिटल टी में कन्वर्ट करना होगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे, स्मॉल टी इज इक्वल्स टू लोगैरिथम ऑफ 1.3 डिवाइडेड बाय लैम्डा। रिलेशनशिप होता है लैम्डा इज इक्वल्स टू log 2 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ टाइम। लैम्डा इज इक्वल्स टू लोगैरिथम ऑफ 2 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ टाइम। अब ये जो लोगैरिथम है, या तो दोनों केसेस में आप ln ले सकते हो या फिर log लगा सकते हो, ये आपकी मर्जी है जिन टर्म्स में आंसर दिया होगा। अगर आंसर आपका ln में होगा तो इनको ln में ही रखना है, अदरवाइज आप इस log में कन्वर्ट कर सकते हो। तो वैल्यू को पुट करेंगे, लोगैरिथम ऑफ 1.3 डिवाइडेड बाय लोगैरिथम ऑफ 2 और t हमारा ऊपर चला जाएगा। तो रिलेशनशिप आ गया, स्मॉल t इज इक्वल्स टू कैपिटल T हाफ लाइफ ऑफ ए न्यूक्लियाई इंटू लोगैरिथम ऑफ 1.3 डिवाइडेड बाय लोगैरिथम ऑफ 2। अब देखिए 4 ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, कौन से वाला हमारा करेक्ट होगा, 4th ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास, 4th नहीं होगा। तो इस केस में हमारा जो ऑप्शन होगा तो इसके अंदर यहाँ पे टी भी आएगा साथ में, ये मिस्टेक हो सकती है लिखने में। तो स्मॉल टी इज इक्वल्स टू कैपिटल टी लोगैरिथम ऑफ 1.3 डिवाइड बाय log 2। इस केस में आपका डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, यहाँ पे कैपिटल टी भी आएगा साथ में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर हमने 2 कंसेप्ट को यूज़ किया है। पहले जो कंडीशन दी गई थी उसका यूज़ किया है, उसके बाद जो डिकेले का फॉर्मूला है उसके अंदर उस इक्वेशंस का हमने यूज़ किया और यहाँ से स्मॉल टी की वैल्यू को कैलकुलेट किया है। जिस टर्म्स में आपको आंसर दिए होंगे उसी टर्म में आपको सोल्व करना है। लोगैरिथम में है तो लोगैरिथम में, अदरवाइज अगर आपको ये क्वेश्चन इस टाइप से भी आंसर दे सकता है कि लैम्डा के टर्म्स में भी आंसर्स को रख सकता है, अगर कन्वर्ट करता है तो आपको कन्वर्ट करके करना है। तो हमारा 4th न्यूमेरिकल था। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज for radioactive material its activity is A and rate of change of activity is R। rate of change of activity को R से रिप्रेजेंट किया गया है, एक्टिविटी को A से रिप्रेजेंट किया गया है। एक्टिविटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पर यूनिट टाइम एंड रेट इज इक्वल्स टू activity per unit time dA by dt, where NT is the number of nuclei at time t। The radioactive sources P and Q having mean life। P और Q 2 रेडियोएक्टिव सोर्सेज हैं, उनकी मेन लाइफ दी गई है टाउ एंड 2 टाउ, हैव द सेम एक्टिविटीज। इनकी टाइम t इज इक्वल टू 0 पे एक्टिविटी सेम है, मीन्स एक्टिविटी ऑफ पॉइंट P एंड एक्टिविटी ऑफ पॉइंट Q इक्वल है। इसको हम A नोट मान लेते हैं एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे। The rates of change of activities at t is equals to 2 टाउ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, इस टाइम पे हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिविटी को कैलकुलेट करना है। आर पी एंड आर क्यू, इफ आर पी अपॉन आर क्यू इज इक्वल्स टू n बाई ई, देन वैल्यू ऑफ n इज। हमें इस क्वेश्चन को इस टाइप से करना है
कि हमारा आर पी बाय आर क्यू जो रेट होगा पी के लिए और क्यू न्यूक्लियाई के लिए, उनकी वैल्यू एक्सपोनेंशियल के टर्म्स में आनी चाहिए। ई का मतलब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल से है, एक्सपोनेंशियल के टर्म्स में आनी चाहिए और एन की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है कि इस टाइप की फॉर्म बनाएंगे और एन की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो देखिए करेंगे इसको स्टार्ट क्वेश्चन को। एक्टिविटी दी गई है -dn/dt और रेट हमसे पूछे गए हैं ना, एट लास्ट हमसे रेट पूछे गए हैं तो रेट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहले रेट होगा -dA/dt, ए की वैल्यू को यूज़ करना है यहाँ पे। जब ए की वैल्यू को हम यूज़ करेंगे -d/dt और ए की वैल्यू है -dn/dt, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा n का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मीन्स यहाँ से रेट आ गया है d/n/dt²। अब देखिए यहाँ से हमें रिजल्ट तो नहीं मिल रहा कि आगे कौन सा स्टेप करेंगे। तो n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई एट एनी टाइम t, किसी टाइम t पे कितने न्यूक्लियाई होते हैं वो n रिप्रेजेंट करता है। और nt इज इक्वल्स टू n0 e⁻⁻λt। दिस इज आवर डीके लॉ, ये डीके लॉ है और इस रिलेशन का हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। ये nt है, किसी t टाइम पे कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होंगे, दैट इज इक्वल्स टू n0 ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इंटू e⁻⁻λ इंटू t। एक्सपोनेंशियल लेके आना जरूरी है क्योंकि जो आपको आंसर दिया गया है वो एक्सपोनेंशियल के टर्म्स में है। यूज़ करेंगे हम, देन रेट इज इक्वल्स टू d2/dt²। n की वैल्यू को यूज़ किया n0 e⁻⁻λ इंटू t। देखिए अब ये सेकेंड डेरिवेटिव है, n0 एक कांस्टेंट क्वांटिटी है और जब भी हम डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट करते हैं तो कांस्टेंट क्वांटिटी को हम सेपरेट कर देते हैं, बाहर निकाल लेंगे। n0 को हमने बाहर निकाल लिया और डेरिवेटिव करते हैं यहाँ पे e⁻⁻λ इंटू t का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमें 2 बार डेरिवेटिव करना है। देखिए एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ही होता है, इसके पावर में जो टर्म होगी फिर उसका डिफरेंशिएट हमें करना है। n0 को एज इट इज़ अगर हम फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं तो e⁻⁻t एज इट इज़ रहता है e⁻⁻t। विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना है तो टाइम के साथ जो फैक्टर होगा वो मल्टीप्लाई में होता है इन केस ऑफ डिफरेंशिएशन, मल्टीप्लाई बाय -λ। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव। अब करना है हमें दोबारा से फिर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसका डेरिवेटिव। तो क्या होगा, लैम्डा भी कांस्टेंट है, लैम्डा को बाहर निकाल लेंगे, -n0 इंटू लैम्डा d/dt ऑफ e⁻⁻λ इंटू t। अब दोबारा से हमें डिफ्रेंशिएट करना है एक्सपोनेंशियल की पावर -λ को। तो यहाँ से वैल्यू आएगी रेट इज इक्वल्स टू -n0 लैम्डा। एक्सपोनेंशियल का जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे दोबारा से सो e⁻⁻t एज इट इज़ हो जाएगा। e⁻⁻t में जब हम λt का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाती है -λ। ये डिफ्रेंशिएशन का मेथड होता है। अब देखिए अगर हम इसको कंक्लूड करते हैं वैल्यू को, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, r इज इक्वल्स टू n0 λ² e⁻⁻λ इंटू t। ये रेट हमने कैलकुलेट किया है, ये हमने सिंपली रेट कैलकुलेट किया है। अभी p और q की बात हमने नहीं की क्योंकि जब हम p और q की बात करेंगे तो उनकी कंडीशंस को भी यूज़ करेंगे। ये हमारा एक जनरल एक्सप्रेशन आ गया इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, r इज इक्वल्स टू n0 λ² e⁻⁻λ इंटू t। अब देखिए एक्टिविटी क्या होती है, एक्टिविटी को लिखते हैं हम a0 इज इक्वल्स टू n0 इंटू लैम्डा। ये रिलेशनशिप है, ये थ्योरी लेक्चर्स के अंदर सभी चीज़ें बताई गई हैं। एक्टिविटी होता है a0 इज इक्वल्स टू n0 इंटू लैम्डा। तो यहाँ पे यूज़ करेंगे, एक लैम्डा को n0 के साथ रखेंगे और उसको लिख देंगे a0। तो r इज इक्वल्स टू a0 इंटू लैम्डा, क्योंकि लैम्डा स्क्वायर है,
एक लैम्डा एन के साथ जाएगा, ए नोट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एक लैम्डा यहाँ पे बचता है, इनटू ई की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। अब ये हमारे पास एक जनरल एक्सप्रेशन आ गया है। अब हमें दो न्यूक्लियाई दिए गए हैं, तो दोनों न्यूक्लियाई के लिए सेपरेटली हम यूज़ करेंगे और फिर उनका रेशो हम कैलकुलेट करेंगे, जो कि हमारे आंसर में दिया गया है। इसी का यूज़ करके हमें एन की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो कंडीशंस क्या दी गई हैं, स्टार्टिंग में ए पी इज इक्वल्स टू ए क्यू इज इक्वल्स टू ए नॉट। जो एक्टिविटी है पी और क्यू की इनिशियली इक्वल बोली गई है। उसके बाद इनकी हाफ लाइफ्स दी गई हैं, जो मेन लाइफ होगी पी के लिए टाउ और क्यू के लिए हो जाएगी 2Q। पी की टाउ होगी और क्यू के लिए हो जाएगी 2Q मेन लाइफ। अब इसके अंदर यूज़ करेंगे हम ये रिलेशन आ चुका है हमारे पास, R इज इक्वल्स टू ए नॉट लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। और कंडीशंस पता है, इनिशियली एक्टिविटी P और Q न्यूक्लियाई की इक्वल होगी और उसको हम इक्वल मान लेते हैं ए नोट के। लाइफ टाइम हमें दिया गया है, मेन टाइम दिया गया है। P के लिए जो मेन टाइम है वो टाउ होगा और Q के लिए जो मेन टाइम है वो 2 टाउ है। ये रेशो हमें कैलकुलेट करना है, जो ये रेशो होगा ये कैलकुलेट करना है T इज इक्वल्स टू 2 टाउ के लिए, T इज इक्वल्स टू 2 टाउ के लिए। अब देखिए रेट्स की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि हमें RP डिवाइडेड बाय RQ को कैलकुलेट करना है। RP की वैल्यू हो जाएगी ए नोट एज इट इज़ रहेगा, या आप ए नोट को AP भी लिखते हो तो AP और ए नोट एक दूसरे के इक्वल ही हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनटू लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। ये हो जाएगा ऊपर वाला रिजल्ट P के लिए और नीचे हो जाएगा ए नोट लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। ये हो जाएगा कंप्लीट Q के लिए और ऊपर वाली टर्म हो जाएगी हमारी P के लिए। अब देखिए चाहे हम यहाँ पे AP लिखते हैं AQ लिखते हैं, है तो ये ए नोट के ही इक्वल, क्योंकि ये कंडीशन आपको गिवन है। ये कैंसल आउट हो जाएगा ए नोट से ए नोट, तो इसको हम हटा देते हैं। अब बात आती है इसको सोल्व करने की। ऊपर वाली टर्म P के लिए है और नीचे वाली टर्म हमारी Q के लिए होगी। और एक कॉमन टाइम दिया गया है हमें 2 टाउ का, जो कॉमन टाइम है वो T दिया गया है और मेन लाइफ दी गई है टाउ एंड 2 टाउ। अब देखिए इसका यूज़ कहाँ पे करना है, हमें मेन लाइफ का यूज़ करना है लैम्डा के केस में। हमें रिलेशनशिप पता है डीके कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन मेन लाइफ टाइम। डीके कांस्टेंट और मेन लाइफ टाइम के बीच में ये रिलेशनशिप होता है लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाउ। यूज़ करेंगे इसको यहाँ पे, आर पी डिवाइडेड बाय आर क्यू इज इक्वल्स टू लैम्डा पी ई की पावर माइनस लैम्डा पी इंटू टी डिवाइडेड बाय लैम्डा क्यू ई की पावर माइनस लैम्डा क्यू इंटू टी। क्योंकि ये टी की वैल्यू 2 टाउ आपको दी गई है ऑलरेडी, तो इसको देखिए लैम्डा पी और लैम्डा क्यू की वैल्यू पुट करेंगे। लैम्डा पी होगा 1 अपॉन टाउ पी, लैम्डा क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन टाउ क्यू। लैम्डा पी को लिखा हमने 1 अपॉन टाउ पी इंटू ई की पावर माइनस 1 अपॉन टाउ पी इंटू टी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं टी अपॉन टाउ पी। सिमिलरली लैम्डा क्यू की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 1 अपॉन टाउ क्यू ई की पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय टाउ क्यू। बस हमें वैल्यूज़ पुट करनी है जो हमें दी गई है यहाँ पे। न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल है बट कंसेप्चुअल है, आपको पता होना चाहिए कैसे हम कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे। न्यूमेरिकल दिखने में लेंथी है बट धीरे धीरे करवा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए ये चीज़ें। एक एक पॉइंट को आपको ध्यान से समझना है। जो फॉर्मूले करवाए गए हैं उन्हीं से रिलेटेड है, कुछ भी चीज़ें बाहर से या कुछ नई ऐड नहीं की गई है। बस आपको समझना है कि कंसेप्ट को हमें अप्लाई कैसे करना है। सो आर पी डिवाइडेड बाई आर क्यू इज इक्वल्स टू
जो मीन लाइफ होगी क्यू के केस में, ये हाफ लाइफ नहीं है, ये मीन लाइफ है, ये मीन लाइफ दी गई है आपको। आरपीपी के केस में जो लाइफ दी गई है मीन लाइफ दैट इज टाउ, और क्यू के लिए जो मीन लाइफ है दैट इज 2Q। तो क्यू की मीन लाइफ क्या होगी 2Q डिवाइडेड बाय पी के केस में होती है टाउ, ई की पावर माइनस इस टी की वैल्यू दी गई है 2 टाउ डिवाइडेड बाय पी के केस में होगी टाउ और डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल माइनस टाइम होगा 2 टाउ और क्यू के लिए हो जाएगा 2 टाउ। इसको सॉल्व करेंगे, कैंसल आउट हो रहा है। अब देखिए ये भी कैंसल आउट हो रहा है, यहाँ से टाउ कैंसल आउट हो रहा है। 2 इंटू ई की पावर -2 डिवाइडेड बाय ई की पावर -1, ये रिजल्ट हमारा निकला है यहाँ से। 2 इंटू ई की पावर -2 डिवाइडेड बाय ई की पावर -1। अब इनको क्रॉसिंग कर देते हैं, 2 इंटू इस ई को हम ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस की 1 हो जाएगी, ई की -2 को नीचे लेके जाएंगे तो ई की पावर +2 हो जाएगी। अब देखिए एक एक्सपोनेंशियल हमारा कैंसल आउट हो गया, यहाँ से रिजल्ट मिला है 2 डिवाइडेड बाय ई। कुछ इस टाइप की फॉर्म मिल गई है हमें जैसी क्वेश्चन में दी गई है, RP बाय RQ इज इक्वल्स टू N बाय E। तो यहाँ पे भी जो हमारी फॉर्म बनी है RP बाय RQ इज इक्वल्स टू 2 बाय E, और हमसे n की वैल्यू पूछी गई थी न्यूमेरिकल के अंदर। तो यहाँ पे अगर n की वैल्यू देखी जाए तो क्या होगी, n इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा n इज इक्वल्स टू 2। सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको कंसेप्ट देखना है कि आपको कैसे अप्लाई करना है, और जो क्वेश्चन में दिया गया हो उस टाइप की कंडीशंस बनाने की कोशिश करनी है। फॉर्मूले और भी बहुत सारे लग सकते थे, लेकिन जो आंसर जिस टर्म्स में आपसे पूछा गया है वो एक्सपोनेंशियल टर्म है, तो कोशिश करनी है कि हम क्वेश्चंस को उसी टर्म में चेंज करें जिस टर्म्स में पूछा गया है। जैसे यहाँ पे हमने एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट किया और n की वैल्यू यहाँ पे हमें मिल रही है 2 के इक्वल। ये क्वेश्चन आपका जेईई एडवांस लेवल का है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें ऐसे करना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट हमारा 6th क्वेश्चन है, द आइसोटोप बोरोन 512 हैविंग ए मास आपको गिवन है बोरोन 512 का, अंडरगोज बीटा डीके करता है और कन्वर्ट हो जाता है कार्बन 612 के अंदर, और जो कार्बन 612 होगा वो एक्साइटेड स्टेट में होगा, वो एनर्जी को रिलीज करता है और ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। इस केस में हमसे पूछी गई है कि जो बीटा पार्टिकल होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म्स में। इस टाइप के क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, बोरोन 512 बीटा डीके करता है और कार्बन 612 में कन्वर्ट हो जाता है, मीन्स यहाँ पे कौन से वाला डीके हो रहा है, बीटा माइनस डीके, बिकॉज बीटा माइनस डीके में Z कन्वर्ट होता है Z+1 में और A एज इट इज रहता है, तो बीटा माइनस डीके होगा। अब ये जो कार्बन है ये एक्साइटेड स्टेट में है, जब ये कार्बन इसकी ग्राउंड स्टेट में आएगा मीन्स गामा डीके यहाँ पे हो रहा है, ग्राउंड स्टेट में आता है तो एनर्जी का रिलीज होगा, एंड दैट एनर्जी इज इक्वल्स टू 4.041 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस टाइप से क्वेश्चन में बोला गया है जो एनर्जी होगी वो इतने रिलीज होगी। हमें यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है बीटा पार्टिकल के लिए कि जो एनर्जी रिलीज होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी, या हम इसको डिसइंटीग्रेशन एनर्जी की टर्म्स में भी बोल सकते हैं। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी जब भी हमें कैलकुलेट करनी हो, जब हम न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात करते हैं, एक होती है आपकी बाइंडिंग एनर्जी का कंसेप्ट, एक होता है डिसइंटीग्रेशन एनर्जी, या फिर हम बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट। जब भी हम बाइंडिंग एनर्जी का कंसेप्ट करते हैं तो हम बोलते हैं कि डॉटर न्यूक्लियाई का जो मास होता है वो पेरेंट न्यूक्लियाई से ज़्यादा होना चाहिए इन केस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कंसेप्ट। बट जब भी हम काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट करते हैं या डिसइंटीग्रेशन एनर्जी का कंसेप्ट करते हैं, इस केस में हमेशा हम ये बोलते हैं कि जो पेरेंट न्यूक्लियाई होगा उसका मास या फिर पेरेंट न्यूक्लियाई की एनर्जी हमेशा डॉटर न्यूक्लियाई की एनर्जी से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी रिलीज पॉसिबल होगा,
तभी बीटा डीके पॉसिबल होगा। मीन्स जो पेरेंट होगा, यहाँ पे पेरेंट का काम कौन कर रहा है, बोरोन 512, इसकी जो एनर्जी है, इसका जो मास है वो ज़्यादा होना चाहिए जो कार्बन का जो मास होगा या कार्बन की जो एनर्जी है, और जो ये एनर्जी रिलीज हुई है इस अमाउंट से, इसकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए इन दोनों के सम से, तभी ये डीके पॉसिबल होगा, अदरवाइज ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। मीन्स रिएक्शन को अगर पॉसिबल होना है, रिएक्शन पॉसिबल तभी होगी जब पेरेंट न्यूक्लियाई की एनर्जी या पेरेंट का मास ज़्यादा होता है डॉटर और एमिटिंग एनर्जी से। तो ये डॉटर होगा हमारा, ये एमिटिंग एनर्जी है और ये पेरेंट न्यूक्लियाई है। इस कंडीशन को वैलिड करवाना, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मास ऑफ बोरॉन 512 माइनस मास ऑफ कार्बन माइनस 4.041 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। इसको हम इस टाइप से भी बोल सकते हैं कि पेरेंट के मास में से इन दोनों को माइनस करते हैं तो जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो काइनेटिक एनर्जी का मिलता है, दैट गिव्स राइज टू द काइनेटिक एनर्जी। कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये आपका, बट ये जेईई एडवांस में पूछा गया है। एक बार ये क्वेश्चन जेईई एडवांस में पूछा गया है, बट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई ट्रिक नहीं है इसके अंदर। एक सिंपल सा फॉर्मूला हमें याद करना है कि पेरेंट की एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए सम ऑफ डॉटर एंड एमिटिंग पार्टिकल एनर्जी से। तो इस कंसेप्ट को यूज करेंगे और यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे। मास ऑफ बोरॉन, बोरॉन का मास आपको गिवन है, कार्बन न्यूक्लियाई का मास आपको गिवन होगा, और 4.041 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ये तो ऑलरेडी गिवन है। लेकिन एक चीज़ और, जो आपको ये मासेस दिए गए हैं ये एटॉमिक मास यूनिट के टर्म्स में है। मीन्स इनके पीछे क्या लिखा गया है, यू लिखा गया है। यू का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। ये जो मासेस दिए गए हैं ये एटॉमिक मास यूनिट के टर्म्स में दिए गए हैं। तो पहले हमारा काम होगा कि इन मासेस को हम सिंपल मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में कन्वर्ट करें। सो 1 AMU इज इक्वल्स टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑलरेडी गिवन होगा। तो करना क्या है, जो मास आपको बोरोन का दिया गया है इसको मल्टीप्लाई करना है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, माइनस जो कार्बन का मास दिया गया है इसको मल्टीप्लाई करना है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, और इसमें से माइनस करना है 4.041 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको जैसे आप सोल्व करोगे आपको MB और MC की वैल्यूज दी जाएंगी कि बोरॉन न्यूक्लियाई का मास क्या होगा और कार्बन का क्या है। वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे, 931.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4.041 को इसमें से माइनस करेंगे, तो जो रिजल्ट हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ से उसकी वैल्यू होगी 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी यहाँ से 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। MB और MC गिवन होगा, सिंपली कैलकुलेशन है, सब्सट्रैक्शन ही करना है वैल्यूज़ का आपस में। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th क्वेश्चन। The disintegration rate of a certain radioactive sample at any instant is 4750 disintegration per minute. 5 minutes later the rate becomes 2700 disintegration per minute. Calculate the half life of this sample. हालांकि ये सिंपल क्वेश्चन आपका फॉर्मूला बेस्ड होगा ये क्वेश्चन इन्होंने बताया, बट समझना जरूरी है कि चीज़ें क्या पूछी जाती हैं। चीज़ें बहुत इजी होती हैं, या तो फॉर्मूला बेस्ड होगा या फिर कोई ऐसा कंसेप्ट लगेगा जो बहुत ही इजी होता है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है, जो पहले नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे उनको हम N0 मान लेते हैं, उनकी वैल्यू दी गई थी 4750। जब ये न्यूक्लियाई डीके होते हैं कुछ टाइम के बाद तो इनकी वैल्यू रह जाती है 2700, और टाइम कितना दिया गया है, कितने टाइम के बाद, 5 मिनट के बाद।
टाइम दिया गया है हमें आफ्टर 5 मिनट और हाफ लाइफ टाइम की वैल्यू पूछी गई है, मीन्स टी हाफ की वैल्यू यहाँ पे पूछी गई है। तो इस टाइप का क्वेश्चन अभी हमने पीछे जो किए थे, फॉर्मूला हमने यूज़ किया था, इस टाइप का क्वेश्चन तो नहीं किया है, ये थोड़ा उनसे अलग है, बट फॉर्मूला जरूर हमने यूज़ किया था इस टाइप से। मीन्स फॉर्मूले वही होते हैं, बस कंडीशंस चेंज कर दी जाती है। यहाँ पे एन और एन नॉट गिवन है, टी हाफ हमें कैलकुलेट करना है, टी आपको गिवन है। कई क्वेश्चंस में हमें एन ए को कैलकुलेट करना होता है, कई क्वेश्चंस में हमें टाइम कैलकुलेट करना होगा, बाकी अदर पैरामीटर्स होते हैं। तो यहाँ पे टी हाफ कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला पता हमें एन इज इक्वल्स टू एन टी 1/2 रेज़ टू दी पावर n, ये फॉर्मूला हमें पता है। n इज इक्वल्स टू एन नॉट 1/2 रेज़ टू दी पावर n। तो यहाँ पे n की वैल्यू दी गई है n की वैल्यू दी गई है 2700। स्टार्टिंग में कितने न्यूक्लियाई थे, इतने न्यूक्लियाई थे 4750 इंटू 1/2 की पावर n की वैल्यू होती है t डिवाइडेड बाई टी हाफ। n की वैल्यू होती है t डिवाइडेड बाई टी हाफ। t की वैल्यू भी हमें गिवन है, दैट इज इक्वल्स टू 5, और हमें टी हाफ को कैलकुलेट करना है कि हाफ लाइफ टाइम कितनी होगी। सभी पैरामीटर्स गिवन है, बहुत ही ईजी है, हम टी हाफ कैलकुलेट करना है। अब देखिए क्या करेंगे टी हाफ कैलकुलेट करने के लिए, इसको 2700 डिवाइडेड बाय दिस टर्म इज इक्वल्स टू 1/2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय टी हाफ, 5 डिवाइड बाय टी हाफ। इसको हम रिवर्स कर देते हैं कंडीशंस को, क्योंकि हमें टी हाफ को कैलकुलेट करना है। इनको हम रिवर्स करते हैं, 4500 डिवाइड बाय दिस टर्म इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 1/2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय टी हाफ। जब इनको हम सोल्व करेंगे तो वैल्यू आती है यहाँ पे 1.75। इनको जब डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आएगी 1.75। तो देखिए यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 1/2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय टी हाफ इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1.75। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 1.75। और इसको जब हम सोल्व करेंगे, दोनों तरफ हमें लोगैरिथम लेना है। लोगैरिथम लेने के बाद यहाँ से हमारी टी हाफ की वैल्यू आ जाएगी। सिंपली होगा, लोगैरिथम लेंगे एंड लोगैरिथम ऑफ 1.75 की वैल्यू हो जाएगी 0.55, और फिर इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे यहाँ से टी हाफ को जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर होगा 6.1 मिनट। ये सिंपल है, कैलकुलेटिंग पार्ट तो हम कर सकते हैं, बट मेन होगा कि कंसेप्ट हमें कैसे अप्लाई करना है। सिंपल फॉर्मूला था, इस टाइप से अप्लाई करना और यहाँ से टी हाफ की वैल्यू हमारी कैलकुलेट हो जाएगी। आप चाहे तो यहीं से भी दोनों टर्म्स में लोगैरिथम ले सकते हो, डिवाइड करने के बाद भी हम लोगैरिथम ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनिशियल न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम सीरीज इज यूरेनियम 92-238 and the final nucleus is P Bill lead 82206. When uranium decays to lead by emitting alpha and beta particles, then number of alpha and beta particles are। हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ये आइडेंटिफाई करना है कौन कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा इसमें से। देखिए क्या दिया गया है, यूरेनियम 92-238 ये कन्वर्ट होता है लेड एटॉमिक नंबर 82 एंड मास नंबर 206 में। अब इन ऑप्शंस को देख के हमें डिसाइड करना है कि कितने टाइम्स इसमें अल्फा डीके होगा और कितने टाइम्स इसके अंदर बीटा डीके होगा। जब अल्फा डीके होता है जेड की वैल्यू 2 से रिड्यूस होती है, मास नंबर 4 से रिड्यूस होता है। और जो बीटा डीके, अगर आपको नॉर्मली बीटा डीके दिया जाए तो आपको कंसिडर करना है बीटा माइनस। जैसे यहाँ पे कोई पर्टिकुलर डिफाइन नहीं है कि बीटा प्लस होगा या माइनस होगा या इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा या फिर पॉजिट्रॉन का एमिशन होगा। अगर कुछ भी नहीं दिया हो नॉर्मली तो आपको बीटा माइनस ही कंसीडर करना है कि इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा, और उस बीटा माइनस के लिए z की वैल्यू z+1 में कन्वर्ट होती है। मीन्स इसमें अगर बीटा पार्टिकल का एमिशन होगा तो z कन्वर्ट होता है z+1 के अंदर। ये वाली कंडीशन आपको ध्यान में रख के चलनी है। तो देखिए अगर ये कन्वर्ट होता है लेड के अंदर यूरेनियम, तो कौन कौन सी पॉसिबल कंडीशंस हमारी हो सकती हैं। देखिए अगर 92 किस में कन्वर्ट हो रहा है, 82 के अंदर, और 238 कन्वर्ट होता है 206 के अंदर।
फर्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां ऑप्शंस देख के हम आंसर्स इजीली बता सकते हैं। तो अल्फा पार्टिकल का प्रोड्यूस होगा 8 टाइम्स, या फिर बीटा का होगा 6 टाइम्स, अल्फा का होगा 6 टाइम्स, बीटा का होगा 1 टाइम्स। हम किसी भी एक को अप्लाई करके देखते हैं। अगर हम फर्स्ट कंडीशन देखें, अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस होता है 8 टाइम्स। अगर अल्फा पार्टिकल 8 टाइम्स प्रोड्यूस होगा मीन्स एटॉमिक नंबर तो 16 के अमाउंट से डिक्रीज हो जाएगा। एटॉमिक नंबर कितना डिक्रीज हो जाता है? 16 के अमाउंट से, मीन्स 92 माइनस 16 हो जाएगा यहाँ पे हमारा एटॉमिक नंबर, और मास नंबर हो जाएगा अगर 8 से रिड्यूस होता है 32 से। अब देखिए अगर मास नंबर 32 से रिड्यूस होता है तो 238 माइनस 32 इज इक्वल टू 206। यहाँ पे कुछ बन सकती है हमारी बात कि मास नंबर क्या हो गया, 206 आ गया है। अब यहाँ पे लेकिन अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो कितना आएगा एटॉमिक नंबर? 76 आएगा। यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना आया है? 76। अब देखिए अगर हम इस अल्फा डीके को कंसीडर करते हैं कि 8 टाइम्स यहाँ पे अल्फा डीके पॉसिबल है, तो बीटा डीके कितने टाइम्स बोलना पड़ेगा? 6 टाइम्स बोलना पड़ेगा, क्योंकि बीटा डीके के दौरान z की वैल्यू z+1 में कन्वर्ट होगी, बट मास नंबर एज इट इज रहेगा। 206 तो एज इट इज रहेगा, तो 76 में हमें 6 को ऐड करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल्स टू 82। मीन्स हमारा ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे। जब यूरेनियम लेड के अंदर कन्वर्ट होगा तो 8 टाइम्स इसका अल्फा डीके होगा और 6 टाइम्स इसके अंदर बीटा डीके होगा, तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों ही हमारे करेक्ट हो जाएंगे। तो आज की ये वीडियो लेक्चर हमारी न्यूमेरिकल्स के ऊपर बेस्ड थी, रेडियो एक्टिविटी, डीके लॉ एंड अल्फा बीटा गामा डीके प्रोसेसेस के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।